नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपीसी एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2022 में पूछे गए टेट के पेपर में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना गया। ऑप्शन है हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, लास्ट ऑप्शन है सैयद अहमद कॉलेज ऑफ आर्ट्स। एंड द करेक्ट आंसर इज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। और जब इसे बनाया गया था तब ये क्या हुआ करता था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। लेकिन बाद में 1920 में 1920 ईस्वी में इसे कन्वर्ट किया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। सेकंड क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया है। ऑप्शन है हमारे पास नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह। एंड द करेक्ट आंसर इज नाना साहेब। नाना साहेब ने क्रांति का नेतृत्व किया था कानपुर से। और नाना साहेब की अगर हम बात करें तो इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था धोंदू पंथ। ओरिजिनल नेम क्या था इनका, धोंदू पंथ था। और ये 1857 की क्रांति में क्यों शामिल हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी पेंशन रोक दी थी। क्योंकि ये जो नाना साहिब थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो इनको पेंशन मिलनी थी और अंग्रेजों ने वो पेंशन देने से साफ मना कर दिया, जिस वजह से ये 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। और अगर हम बात करें तात्या टोपे की, तो इन्होंने नेतृत्व किया है क्रांति का ग्वालियर से। और इनका ओरिजिनल नेम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। थर्ड ऑप्शन थी हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई, सबने नाम सुना होगा, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। मनु या मणिकर्णिका भी इन्हीं का नाम था। और रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज के साथ युद्ध करती हुई शहीद हुई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई है, डेट पूछी जाती है एग्जैक्ट, तो 17 जून 1858 ईस्वी को। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है, तो इनकी समाधि है ग्वालियर में। ये क्वेश्चन भी पेपर में पहले पूछा जा चुका है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, और इन्होंने नेतृत्व किया था बिहार से। बिहार में एग्जैक्ट कहां से, तो जगदीशपुर से। बिहार का शेर कहा जाता है वीर कुंवर सिंह को। तो ये थे ऑप्शंस हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए कि ऋग्वेद में पुरंदर वर्ड किस देवता के लिए यूज किया गया है। ऑप्शन है इंद्र देवता, वरुण देवता, सोम देवता या फिर अग्नि देवता। एंड द करेक्ट आंसर इज इंद्र देवता। तो इंद्र देवता को ऋग्वेद में कहा गया है पुरंदर। और पुरंदर का मीनिंग क्या होता है, दुर्गों को नष्ट करने वाला। दुर्ग यानी कि किला, दुर्गों को नष्ट करने वाला, किलों को तोड़ने वाला या किलों को नष्ट करने वाला, ये हुआ पुरंदर का मीनिंग। अब इंद्र से रिलेटेड और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें, तो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। वर्षा और युद्ध का देवता इनको माना जाता था। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1028 सूक्त दिए गए हैं। और उनमें से जो सबसे ज्यादा सूक्त डेडिकेट किए गए हैं वो किए गए हैं इंद्र देवता को। कुल मिलाकर 250 सूक्त किस देवता को डेडिकेट किए गए हैं, इंद्र देवता को, जो कि सबसे ज्यादा है। सेकंड है वरुण देवता, रित से संबंधित माना जाता है। और साथ ही साथ वरुण देवता नैतिक व्यवस्था का नियामक भी माना जाता है। थर्ड ऑप्शन थी हमारे पास सोम देवता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सोम देवता से कि कौन सा मंडल ऋग्वेद का पूरी तरह से सोम देवता को डेडिकेट किया गया है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को डेडिकेट किया गया है। एक्चुअल में ये सोम क्या था, तो सोम आर्यों का एक प्रमुख पेय पदार्थ होता था। पेय पदार्थ यानी कि फेवरेट ड्रिंक हुआ करती थी, जिसे ये लोग बोलते थे सोमरस, जो कि हिमालय की एक पर्वत जिसका नाम था मूजवंत पर्वत, वहां से मिलता था। तो आर्य जब भी इसे पीते थे उनको अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी। आर्यों ने इसे अपना खुशी का देवता मान लिया, प्रफुल्लता का देवता मान लिया। और 9वां मंडल पूरा का पूरा डेडिकेट किया गया है सोम देवता को। लास्ट ऑप्शन थी अग्नि देवता।
अग्नि देवता आर्यों का दूसरा महत्वपूर्ण देवता है और अग्नि देवता को 200 सूक्त डेडिकेट किए गए हैं। देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो मध्यस्थ देवता माना जाता है वो है अग्नि देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड द करेक्ट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले बात करते हैं बिस्मार्क के बारे में। तो बिस्मार्क जो था ये था जर्मनी का शासक। तो जर्मनी का एकीकरण यानी कि जर्मनी को इकट्ठा किया है बिस्मार्क से। ठीक उसी तरह से भारत का एकीकरण जो किया वो किया है वल्लभ भाई पटेल ने। भारत की देशी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किसके द्वारा किया गया है? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इस वजह से इनको बोला जाता है भारत का बिस्मारक। ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले। सबको पता होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये थे एक उदारवादी या हम बोल सकते हैं नरम दल के नेता। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जिन्हें कि लोकमान्य भी कहा जाता है। लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, ये थी आयरलैंड की। कहां की थी ये? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनी बेसेंट आयरलैंड की एक महिला थी और इन्होंने भारत में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए होम रूल आंदोलन कब शुरू किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों ने मिलकर 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। इसके अलावा एनी बेसेंट के बारे में आप एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ है कलकत्ता में। लेकिन पॉइंट आपने मेन यहां पर क्या याद रखना है? पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ना कि भारतीय। पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया, तो पहली महिला अध्यक्ष रहेगी एनी बेसेंट। और पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी, फिर होगा आंसर सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शंस है हमारे पास विशाखा दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट और कालिदास। एंड द करेक्ट आंसर इज विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने बुक लिखी है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा इनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक जो आप याद रख सकते हैं, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये बुक किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। सेकंड ऑप्शन थी हमारे पास कौटिल्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं का नाम है चाणक्य। इन्हीं को बोला जाता है विष्णुगुप्त भी। ठीक है। और ये जो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त थे, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम देख के ये आइडिया नहीं लगाना है कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। अर्थशास्त्र रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, यानी कि यह राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो यह है राजनीति से संबंधित ग्रंथ। नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास बाणभट्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में, टेट के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी विद्वान थे। तो बाणभट्ट जो थे ये थे हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबारी विद्वान है? हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान है। और बाणभट्ट की सबसे फेमस बुक कौन सी है? तो वो रहेगी हर्षचरित। हर्षचरित। और इसके अलावा कादंबरी बुक भी किसने लिखी है? ये लिखी है बाणभट्ट ने। लास्ट ऑप्शन थी हमारे पास कालिदास। भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है, कालिदास को। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी विद्वान थे और इनकी बहुत सारी बुक्स है, जैसे कि ऋतु संहार हो गया, विक्रमो वर्षियम हो गया। लेकिन जो सबसे फेमस इनकी बुक मानी जाती है वो मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये सबसे फेमस बुक मानी जाती है कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा ऑप्शन में है हमारे पास गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास और गुरु हरगोविंद सिंह।
करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा, गुरु गोविंद जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने लिखा है फारसी भाषा में, और ये जो जफरनामा भेजा था वो भेजा गया था मुगल बादशाह औरंगजेब को। नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास गुरु अंगद देव, ये थे सिखों के 6ठे गुरु। गुरु रामदास सिखों के 4थे गुरु थे, और गुरु हरिगोविंद जो थे ये थे सिखों के 6ठे गुरु। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में आए थे? ऑप्शन में है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त, एंड द करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, या मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी है उसका नाम है इंडिका। इनकी बुक का नाम क्या है? इंडिका है। और ये किसके राजदूत बनकर आए थे? सेलूकस निकेटर के राजदूत बनकर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में तो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना पूछी जाए तो करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में कि मौर्य वंश का सबसे महान राजा कौन था, तो महान राजा रहेगा अशोक। अशोक सबसे फेमस क्यों हुआ है? एक तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और दूसरा कलिंग वॉर के लिए। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने जीवन का पहला और आखिरी युद्ध लड़ा, जिसे बोलते हैं कलिंग युद्ध। कब हुआ है? 261 बीसी में, और ये हुआ है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी में, और यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने युद्ध लड़ा था कलिंग का। और इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है? 13वें शिलालेख से। अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की। नेक्स्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, और इनके दरबारी विद्वान जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बाणभट्ट थे, जिन्होंने बुक लिखी है हर्षचरित और कादंबरी। इसके अलावा हर्षवर्धन से रिलेटेड जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कौन सा चीनी यात्री इनके शासनकाल में आया था? तो उसका नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है, और इसने बुक लिखी है सीयूकी, की बुक का नाम है सीयूकी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से अगर हम बात करें तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन के साथ कंपेयर किया जाता है समुद्रगुप्त को। विंसेंट स्मिथ ने इसे ये उपाधि दी है भारत के नेपोलियन की। और समुद्रगुप्त के बारे में जितनी भी हमें जानकारी मिलती है उसके युद्धों से रिलेटेड, वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रशस्ति का मतलब ही क्या होता है? प्रशंसा। तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है, उसकी अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया है, और ये किसने लिखी थी? हरिशेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। चौथ क्या था? ऑप्शन में है औरंगजेब के द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, रजिया बेगम के द्वारा लगाया गया मार्ग कर, अकबर के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, या शिवाजी के द्वारा लगाया गया पड़ोसी राज्यों पर भूमि कर। एंड द करेक्ट आंसर इज शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर। तो शिवाजी की अगर हम बात करें तो शिवाजी की उपाधि थी छत्रपति शिवाजी, और मराठा साम्राज्य का संस्थापक इनको माना जाता है। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम है रामदास। ये क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा जा चुका है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। इसके अलावा शिवाजी से जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है वो रहता है इनकी कैपिटल से रिलेटेड। तो शिवाजी की राजधानी क्या रहेगी? रायगढ़ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में थे डलहौजी, कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सॉरी, थोड़ा सा एरर है, बेंटिक यहां पर रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू। एंड द करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा है जन गण मन। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किसने लिखा है राष्ट्रीय गान, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस बुक जो मानी जाती है वो है गीतांजलि। ये बुक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अरविंदो घोष
क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी तरह राजनीति से संन्यास लिया और पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना की। वहां पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। अरविंदो घोष की एक रचना है जिसका नाम है सावित्री। बंकिम चंद्र चैटर्जी, इन्होंने लिखा है आनंद मठ। और नेक्स्ट है सरोजनी नायडू, ये थी कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहां पर हुआ है? 1925 में, और अधिवेशन हुआ है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलकनामा किसने लिखा है? तो तुगलकनामा के राइटर कौन है? ऑप्शन में है हमारे पास चंदबरदाई, अमीर खुसरो, फिरदौसी या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। इसके अलावा अमीर खुसरो जो है इनको सितार का आविष्कारक भी माना जाता है, और ये क्वेश्चन भी टेट में पहले पूछा जा चुका है कि सितार के आविष्कारक कौन थे? अमीर खुसरो रहेंगे, एक ऐसे राइटर जिन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ऑप्शंस की बात करें, चंदबरदाई बहुत फेमस राइटर है, किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान, और इनकी जो सबसे फेमस रचना मानी जाती है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। फिरदौसी की बात करें, महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान, और इन्होंने बुक लिखी है शाहनामा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? देखो जी, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है, तो सबको पता है आजकल कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? किसे डेडिकेट किया है, किसने लिखा गया है? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ऑप्शन में है विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र और तुलसीदास। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र की अगर हम लोग बात करें तो गायत्री मंत्र दिया गया है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में एक देवी सूक्त दिया गया है, और इसी देवी सूक्त में क्या लिखा गया है? गायत्री मंत्र लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये गायत्री मंत्र किसे डेडिकेट किया गया है, तो वैसे तो सावित्री देवी को डेडिकेट किया गया है, लेकिन बाई चांस सावित्री देवी नहीं है ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा? वो रहेगा सूर्य, क्योंकि सावित्री देवी सूर्य का ही रूप मानी जाती है। वशिष्ठ ऋग्वैदिक काल के बहुत फेमस राजा हुए हैं सुदास, उनके पुरोहित हुआ करते थे। आर्यों का सबसे प्रमुख देवता इंद्र, और तुलसीदास जिन्होंने अकबर के काल में कौन सी बुक लिखी है? रामचरितमानस लिखी है। राम के भगत थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, सुकुमार सेन और क्लीमेंट एटली। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर कौन थे? राजगोपालाचारी ही थे। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तब आंसर होगा आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और ये सुकुमार सेन कौन थे? तो ये थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।